जब जीने और जीतने का हुनर आप में हो तो मुश्किलें उलझा नहीं करती हैं। जी हाँ, इसीलिए तो कहा गया है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे। हम हर हाल में जीने का हुनर जानते हैं। तो ये जीने का और जीतने का हुनर आप सभी में है। बोर्ड एग्जाम में आपको अगर टॉपर बनना है तो मेहनत करनी होगी और सही डायरेक्शन में पढ़ना होगा। तो आज के सेशन में मैं राघवेंद्र सर लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का वन शॉट। जी हाँ, ये वन शॉट है, लेकिन पूरे चैप्टर का वन शॉट नहीं है। इस चैप्टर में प्रेजेंट जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनका वन शॉट है। यानी अगर आपने ये सेशन देख लिया पूरा तो आपको इस चैप्टर के सारे रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक बार में। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कार्बन कंपाउंड में रिएक्शन स्टार्ट कहां से होता है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में सबसे पहले आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो पहली जो हेडिंग है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और इसमें जो पहला हमको हेडिंग या पहला रिएक्शन जो पढ़ना है वो है कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है कि जब हम किसी कंपाउंड को जलाते हैं तो उसका हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और इसी प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। ठीक है, अब किसी कार्बन कंपाउंड को अगर आप जलाओगे, उसका कंबशन करोगे, तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, इसी पर क्वेश्चन आ सकता है। तो कार्बन कंपाउंड को कंबशन करने पर हमें दो चीजें मिलती हैं। वैसे तो तीन चीजें मिलती हैं, लेकिन दो चीजों पे खास ध्यान है। तो कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म, कार्बन का कोई भी एलोट्रॉप हो, ग्रेफाइट हो, डायमंड हो, है ना, या कार्बन का कोई दूसरा कंपाउंड हो, तो कार्बन किसी भी फॉर्म में हो, कार्बन का अगर कंपाउंड है तो उसके कंबशन पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और हीट और लाइट तो रिलीज होता ही है, पानी भी बनता है। यानी कि ये रिएक्शन कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक हुआ, क्योंकि हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस होना मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब आइए रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहां देखिए कार्बन, प्योर कार्बन, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ जब हमने इसको जलाया, यानी जब इसका कंबशन किया, तो प्रोडक्ट में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट और लाइट। जैसे कार्बन का आप समझ लीजिए कोयला है, कोयला मतलब कार्बन। अब उसे आप जलाओगे तो गैस, काला धुआं निकलता है जलने पर, तो वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और साथ ही साथ हीट भी निकलती है, और कोयला जलता है तो रोशनी भी होती है, यानी हीट भी हो रही है प्रोड्यूस और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, फिर यहां देखिए मीथेन, मीथेन का कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी भी बनेगा। तो पानी हर रिएक्शन में नहीं बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंफर्म है कि कार्बन कंपाउंड का अगर आप रिएक्शन कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना कंफर्म है। ठीक है, और अगर कार्बन अपने प्योर फॉर्म में है, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है, तो पानी नहीं बनेगा, नहीं तो पानी भी बनेगा और साथ ही साथ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन कंपाउंड एक्स है जिसका कंबशन करने पर एक गैस बन रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो गैस कौन सी है? तो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बहुत इजी रिएक्शन, और क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है ये रिएक्शन, तो कंबशन का मतलब वो कैसा हुआ नेचर में? वो एक्सोथर्मिक हुआ, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। डन, चलिए, तो पहला रिएक्शन हमने पढ़ लिया। अब जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, तो हाइड्रोकार्बन भी तो कार्बन के कंपाउंड है। हाइड्रोजन और कार्बन के बने कंपाउंड जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे अल्केन, प्रोपेन, इथीन, ब्यूटीन, प्रोपाइन, ये सब कार्बन और हाइड्रोजन के बने कंपाउंड हैं, जिन्हें हम खास तौर से हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, जब आप उनका कंबशन करते हो, उन्हें जलाते हो, तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है, और ब्लू फ्लेम के साथ कभी भी काला धुआं नहीं बनता, इसीलिए इसे ब्लू फ्लेम को क्या कहा है? क्लीन। क्लीन इन द सेंस, किस सेंस में क्लीन है? साफ क्यों है? साफ कहने का मतलब यह है कि कोई काला धुआं शूटी फ्लेम नहीं बना रहा। तो किसी भी अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंबशन करेंगे तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो फ्लेम कैसी होगी? ब्लू कलर की फ्लेम होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं
कि बताइए प्रोपेन का कंबशन करेंगे तो क्या ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगी? तो प्रोपेन क्या है? अल्केन। अल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उनको कंबशन करने पर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो अल्कीन और अल्काइन है वो तो अनसैचुरेटेड है, वो कंबशन करने पर ब्लू फ्लेम नहीं देंगे। तो वो कैसा फ्लेम देंगे? तो जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनका कंबशन करने पर ब्लू कलर की फ्लेम नहीं, येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और जब भी येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, आप देख पा रहे हो ऐसा काला काला धुआं भी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए येलो फ्लेम को हम क्लीन नहीं कहते। ठीक है, तो ये जो ब्लैक स्मोक है, तो ऐसा येलो फ्लेम जो ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करे तो उसी को हम कह देते हैं सूटी फ्लेम। तो सूटी फ्लेम का बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते मतलब क्या है। सूटी फ्लेम का मतलब कि फ्लेम तो येलो कलर की है और उसमें साथ साथ ब्लैक स्मोक भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो येलो फ्लेम के साथ ब्लैक स्मोक, तो उस फ्लेम को हम सूटी फ्लेम कह देते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं ब्लैक स्मोक प्लस येलो कलर की फ्लेम, तो इसे एक साथ हम क्या कह देंगे? सूटी फ्लेम। और ये फ्लेम कब आपको मिलती है? जब आप किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को या कार्बन कंपाउंड को क्या करते हो? कंबशन करते हो। जैसे इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, इथाइन हो गया। अब समझ में आई बात? चलिए आगे चलते। अब एक्टिविटी नंबर 4.3, एक्टिविटी नंबर 4.3 ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी आपने जो कंबशन पढ़ा उसी रिएक्शन पर ये एक्टिविटी पूछा है। अब इस एक्टिविटी में आखिर किया क्या गया? आपको 3 कंपाउंड दिया गया है, नैप्थलीन, कैम्फर यानी कपूर और अल्कोहल, और ये बोला है कि अगर हम इनका कंबशन करेंगे तो कैसा फ्लेम बनेगा, येलो कलर का कि ब्लू कलर का। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड इस एक्टिविटी में जो दिया है वो 3 कार्बन कंपाउंड के बारे में चर्चा है। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आपको मैं एक्टिविटी भी बताते चल रहा हूं। तो नैप्थलीन पहला कार्बन कंपाउंड है, नैप्थलीन। नैप्थलीन आपने देखा होगा, फिनाइल की गोलियां हम लोग अक्सर वॉशरूम में या ठंडी के कपड़े हम लोग रखते हैं ब्रीफ केस में, तो उसमें हम फिनाइल की गोलियां डाल देते हैं, है ना, तो वो नैप्थलीन से ही बनी होती है। अगर आपने नैप्थलीन का स्ट्रक्चर देखा हो तो नैप्थलीन के स्ट्रक्चर में आता है क्या? डबल बॉन्ड। तो फिर ये कैसा हो गया? ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हो गया। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को आप कंबशन करेंगे तो अभी आपने पढ़ा है कैसा फ्लेम बनेगा? येलो कलर का फ्लेम बनेगा, है ना। फिर आता है कैम्फर। कैम्फर यानी कपूर। कपूर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब ये क्या हुआ? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का जब कंबशन होता है तो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, तो आंसर है ब्लू फ्लेम। फिर आता है अल्कोहल। अल्कोहल में भी जैसे आप मान लीजिए इथेनॉल है, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, जैसे इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल भी तो अल्कोहल है। अब यहां देखिए हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो ये भी किस फ्लेम के साथ जलेगा? ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। अब ये एनसीईआरटी एक्टिविटी में ये क्वेश्चन पूछा था, अब आपको इसका आंसर पता चल गया। तो बस ये कई बच्चों को पता नहीं रहेगा, मैंने बता दिया, अब आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, नैप्थलीन अनसैचुरेटेड है तो येलो फ्लेम के साथ जलेगा यानी शूटी फ्लेम के साथ। कैम्फर यानी कपूर और अल्कोहल ये आपके सैचुरेटेड हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ कंबशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे जो गैस चूल्हे जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं उसमें एयर इनलेट का भी रास्ता होता है, यानी जो हवा है वो हमारे एलपीजी गैस के साथ मिक्स होती है तभी एलपीजी गैस का कंबशन होता है। तो एयर मिक्स हो सके एलपीजी गैस के लिए, इसीलिए एयर का इनलेट होता है जहां से एयर एंटर करती है। क्लियर? तो जब एयर जाएगी एक तरफ से एलपीजी आएगी, जब हम माचिस से जलाएंगे तो वो एलपीजी क्योंकि आपका सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से बना होता है तो एलपीजी गैस ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलती है, आपने देखा होगा, है ना। क्लियर? लेकिन कभी कभी हम लोग अक्सर खाना बनाते हैं चूल्हे पे तो गंदगी जो होती है वो उसी एयर इनलेट में फंस जाती है,
तो कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता एलपीजी गैस को, तो एलपीजी गैस सही से कंबशन नहीं हो पाता, उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा एलपीजी गैस का, तो फिर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। तब कैसा फ्लेम प्रोड्यूस होगा? ठीक वैसा ही जैसा अनसैचुरेटेड के साथ होता था, यानी येलो फ्लेम, सूटी फ्लेम। अब सूटी फ्लेम होगा तो काला धुआं भी बनेगा। अब वो जो काला धुआं है, जो बर्तन हमने इस चूल्हे पे रखा है उसके बॉटम को काला कर देगा। तो अगर आपके किचन के जो बर्तन है जिसमें आप खाना बना रहे हो, उसका ये बॉटम वाला हिस्सा, अंदर से नहीं बाहर से ये बॉटम वाला हिस्सा जो आपने गैस चूल्हे पर रखा था, अगर ये काला हो रहा है, इसका मतलब कि गैस चूल्हे में एयर जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रही है एलपीजी गैस में, क्योंकि उस एयर के रास्ते में गंदगी फंस गई है। और इसलिए आपका एलपीजी गैस जो सैचुरेटेड है, जिसको ब्लू कलर का फ्लेम देना चाहिए, वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण येलो कलर का फ्लेम दे रहा है, जिसके काले धुएं की वजह से आपका बर्तन भी काला हो गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन, जिसका जिक्र एक्टिविटी नंबर 4.5 पे भी किया गया। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि अगर आपके पास कार्बन का कंपाउंड, कार्बन के कौन से कंपाउंड? अल्कोहल। जैसे आप यहां देख रहे हैं CH3CH2OH, क्या है? इथेनॉल। और इथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? तो आप कहोगे अल्कोहल। तो अल्कोहल को, यानी किसी भी अल्कोहल यानी इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, किसी भी अल्कोहल को ले लीजिए, तो जब आप उसको अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में हीट करते हो या एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में हीट करते हो, यानी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना। तो यहां देखिए एक ऑक्सीजन है और यहां जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया तो उसके पास कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। तो ऑक्सीजन इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन है कि नहीं? तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वजह से हम किसी भी अल्कोहल को किस में बदल सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि प्रोपेनॉल, यह है आपका प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब मान लेते हैं हमने उसको एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में क्या कर दिया? गर्म कर दिया, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? अब बताओ। अब आपने पढ़ा है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो यहां कितने कार्बन थे? 2 कार्बन अल्कोहल में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। अब यहां इस अल्कोहल में कितने कार्बन है? 1 2 3, तो इससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ऑक्सीडेशन की वजह से, उसमें भी 3 कार्बन होंगे, तो प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए? CH3CH2COOH। यानी कि आपको ध्यान देना है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा देना है। जैसे यहां OH इस कार्बन से जुड़ा था, तो मैंने हाइड्रोजन हटाकर यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो बन गया COH। फिर यहां अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा था, तो यहां हाइड्रोजन हटाकर मैंने यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया और OH, तो ये बन गया COH। अगर इसके जगह कोई दूसरा अल्कोहल दे देगा तो भी आप प्रोडक्ट लिख लोगे ना? हाँ, आसानी से लिख लोगे। बात समझ में आई? क्लियर? तो यही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिससे क्वेश्चन आ सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि और जरूरी नहीं कि इथेनॉल ही दे, है ना? इथेनॉल के अलावा कुछ और भी दे सकता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे भी दे सकता है कि एक कार्बन कंपाउंड X है, जिसका यूज करके हम अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं, और उस कार्बन कंपाउंड X को जब हम एल्कलाइन KMnO4 में गर्म करते हैं तो Y बनता है। तो उस कार्बन कंपाउंड X का नाम बताओ और Y का नाम बताओ। तो X कार्बन कंपाउंड कौन सा है? किसका यूज करते हैं अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में? तो वो है इथेनॉल। और इथेनॉल को जब आप, तो X आपका क्या हो गया? इथेनॉल। और जब आपने इसको KMnO4 के प्रेजेंस में गर्म किया, हीट किया, तो जो कार्बन कंपाउंड Y मिला वो क्या है? CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना?
तो मैंने आपको वो बता दिया ताकि आप रेडी रहो कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम घबराएंगे नहीं, हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया है, इसी का जिक्र एक्टिविटी नंबर 4.5 में भी है ना। तो 4.5 में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही समझाया। क्लियर। अब क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। बात समझ में आई। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया। अब आता है एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यहां ये आपको ध्यान रखना है कि एडिशन रिएक्शन केवल कौन शो करता है, केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही शो करते हैं या कार्बन कंपाउंड ही शो करते हैं। तो कोई अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा तो उसे आप सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में बदल सकते हैं एडिशन रिएक्शन से। तो जैसा नाम वैसा काम, एडिशन में कुछ ऐड हो रहा है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने यहां देखा कि यहां डबल बॉन्ड है। हाँ सर, यहां डबल बॉन्ड है। क्लियर। अब अगर इस डबल बॉन्ड को मैं सिंगल में बदलूंगा तो मुझे यहां हाइड्रोजन ऐड करना होगा। तो जैसे ये डबल बॉन्ड है तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, 4 बॉन्ड बना रहा है। ये देखो 1 2 3 4, इस कार्बन को देखोगे तो 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं यहां डबल की जगह सिंगल बॉन्ड कर दूं, मान लो एक सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन की तो अभी कितने बॉन्ड हो गए, 3, लेकिन बनाता कितना है, 4। तो मुझे एक बॉन्ड और लाना पड़ेगा। कहां से, तो ये 2 हाइड्रोजन है वो यहां मैं ऐड कर दूंगा। तो अब ये डबल से सिंगल बॉन्ड बन गया, यानी सैचुरेटेड हो गया। तो यही तो है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का आप हेल्प करके किसी भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जैसे अल्कीन है, अल्काइन है ना, उससे किस में बदल सकते हैं, उसे अल्केन में बदल सकते हैं। अल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, हाइड्रोजन कब ऐड होगा, हाइड्रोजन तब ऐड होगा जब आप उस अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को निकल के प्रेजेंस में आप कैटलिस्ट के तौर पे यूज करें, और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन जुड़ता है जाके। तो यहां ध्यान रखना है कि ये मेटल कौन सा है, निकल और पैलेडियम, ये 2 मेटल यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा गया है, कई बार। अब सर पूछा क्या गया है बता रहा हूं वो भी। ठीक है, यहां मेटल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजिनेशन। और इस रिएक्शन का एक इंडस्ट्रियल यूज है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल आते हैं जो वेजिटेबल से मिल रहे हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल वेजिटेबल ऑयल है, कोकोनट ऑयल वेजिटेबल ऑयल है, सरसों का तेल वेजिटेबल ऑयल है ना, मूंगफली यानी ग्राउंड नट का जो ऑयल है वो भी वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल मतलब किसी प्लांट से मिलने वाले ऑयल। अब उस ऑयल को अगर हमें वनस्पति घी में बदलना है तो हम किसी एडिशन रिएक्शन का यूज करते हैं, यानी हाइड्रोजिनेशन का यूज करते हैं। और जितने भी वेजिटेबल ऑयल है ना जो प्लांट से हमको मिलते हैं, उनमें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। तो जब हम उस वेजिटेबल ऑयल को निकल के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, और वो वेजिटेबल ऑयल जिसमें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड थे वो बदल जाएंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में, और वो बदल जाएगा वेजिटेबल ऑयल किसमें, वनस्पति घी में। यही है इस रिएक्शन का क्या, इंडस्ट्रियल यूज। तो आपने नाम सुना होगा डालडा, है ना। तो डालडा यानी हिंदी में कहते हैं वनस्पति घी। तो जो डालडा है वो कोई घी नहीं है, घी तो हमको गाय भैंस के दूध से मिल रहा है, तो वो आपका प्लांट से नहीं मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है ना। लेकिन ये नाम पड़ा डालडा यानी वनस्पति घी, तो वनस्पति यानी प्लांट। तो मिला कैसे, प्लांट से जो ऑयल होते हैं वो तो लिक्विड होते हैं, लेकिन डालडा आपने देखा होगा अक्सर ठंडी के मौसम में जम जाता है। तो कैसे जम गया, सरसों का तेल तो नहीं जमा। क्यों नहीं जमा, ठंडी के मौसम में भी सरसों का तेल आपके घर में रखा होगा किचन में, तो वो जमेगा नहीं, लेकिन डालडा जम जाएगा, घी जम जाएगा। क्यों, क्योंकि एनिमल के जो फैट होते हैं या जो भी सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, वो ठंडी के मौसम में जम जाएंगे। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं
वो लिक्विड होते हैं। अब आपने वेजिटेबल ऑयल लिया, लिक्विड था, क्यों? क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है और उसमें आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया निकल के वजह से, तो वो सैचुरेटेड में बदल गया। अब सैचुरेटेड हमेशा लिक्विड नहीं रहेगा, टेम्परेचर कम होने पर वो जम जाता है। तो यही इसका इंडस्ट्रियल यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अब यहां देखो कंपैरिजन वही किया है एनसीईआरटी में कि किसी वेजिटेबल ऑयल, जैसे यहां देख रहे हो फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन प्लांट से मिल रहा है, लेकिन इधर है बटर जो लगा लगा के क्या परेशान हो, है ना, खूब खा रहे हो पराठे में भी, ब्रेड में भी। तो बटर आपका एनिमल से मिल रहा है, घी एनिमल से मिल रहा है। अगर आप मांस खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो आपको एनिमल का फैट मिल रहा है। दूध पी रहे हो तो दूध में जो फैट है वो एनिमल से मिल रहा है। लेकिन अगर आप सोयाबीन ऑयल यूज कर रहे हो, आप सरसों का तेल यूज कर रहे हो, कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हो, तो ये प्लांट से मिल रहा है। तो एनिमल से मिलने वाले फैट और प्लांट से मिलने वाले फैट में क्या अंतर है? अंतर ये है कि प्लांट में जो फैट होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, कार्बन कंपाउंड का बना होता है, जबकि जो एनिमल फैट है वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का बना होता है। वही चीज लिखा है कि एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड यानी एनिमल फैट नहीं खाना चाहिए, हार्मफुल होता है। जबकि वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तो वेजिटेबल ऑयल जैसे सरसों का तेल है, आप उसे यूज कर सकते हैं ज्यादा, है ना, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड का बना है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि प्लांट से मिलने वाले फैट या और एनिमल फैट में क्या डिफरेंस है। तो साफ साफ डिफरेंस है, ये प्लांट के वेजिटेबल ऑयल से मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं, और एनिमल जो फैट है वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। बात समझ में आ गई? ये मेजर डिफरेंस है। और जहां जहां सैचुरेटेड होगा वो चीज टेम्परेचर कम होने पे जम जाती है। इसीलिए देखो मक्खन जम गया, घी जम गया, डालडा जिसे हमने वेजिटेबल ऑयल से ही बनाया है तो वो डालडा आपका सैचुरेटेड हो गया ना, अनसैचुरेटेड को हमने सैचुरेटेड में बदल दिया तो वो भी जम जाता है। लेकिन जितने भी वेजिटेबल ऑयल हैं वो जमते नहीं हैं ठंडी के मौसम में, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं। तो आपने देखा होगा सरसों तेल, है ना, है वैसा ही वैसा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। जब किसी कार्बन कंपाउंड, खास तौर से अल्केन, है ना, तो जो भी सैचुरेटेड अल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाँ, अब ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, सुस्त बैठे रहते हैं, नहीं हमको किसी और के साथ रिएक्शन करना ही नहीं है। लेकिन जब इन पे सनलाइट पड़ती है तो ये थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपको कहा जाए स्कूल जाना है, नहीं जाएंगे, कौन जाएगा। अगर मम्मी पापा बोल दे कि चलो घूमने चलते हैं, आप एक्टिव हो गए। उसी तरह सनलाइट को देखकर जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और एक्टिव होने की वजह से जब हम उनका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा देता है। जैसे यहां देखिए CH4 है ना, 4 हाइड्रोजन थे। ठीक है, अब इसका सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया तो एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटा दिया, तो क्या बना? तो 3 हाइड्रोजन तो पहले से तो होंगे, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह आ गया क्लोरीन। तो ये क्या बन गया? CH3Cl, और साथ ही साथ जो दूसरा क्लोरीन था वो इस हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन निकलेगा। यहां 2 क्लोरीन है ना, तो एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा और दूसरा क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बना लेगा HCl, है ना। यही है सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें अभी और गुंजाइश है, अभी 3 हाइड्रोजन है ना, तो फिर इसका और आगे रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, तो ये हाइड्रोजन भी हट सकता है, ये भी हट सकता है ना। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ में आ गई बात? चलिए अब आते हैं, अब आपको यहां 2 चीजें और देखनी है। इथेनॉल जो कि कार्बन कंपाउंड है उसके कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो उसके कैरेक्टर हैं, और इथेनोइक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो अगर हम इथेनॉल के रिएक्शन की बात करें तो इथेनॉल का जो पहला रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इथेनॉल का किसी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या बनता है। तो प्रोडक्ट में पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, गैस कौन सी बन रही है? तो गैस बन रही है हाइड्रोजन गैस, है ना। बाकी का मतलब अगर इसको ऐसे याद रखना है कि इथेनॉल ने क्या खाया? बाहर का। जैसे हम लोग बाहर का खाना खाते हैं तो गैस बन जाती है,
उसी तरह इथेनॉल गया मार्केट में, बाहर से सोडियम खाया और खाते ही इसके पेट में गैस बन गई। वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन साथ ही साथ और क्या बन रहा है? CH3CH2ONA यानी सोडियम इथॉक्साइड। तो इसको सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं। कई लोग इसको सोडियम एसीटेट कहने लगते हैं या सोडियम इथेनोइड कहने लगते हैं। नहीं, अब मैं अंतर बता देता हूं। CH3COONA ये आपका सोडियम इथेनोएट है जहां 2 ऑक्सीजन है और यहां 1 ऑक्सीजन है, H की जगह Na आ गया तो ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड। तो ये सोडियम इथेनोएट, ये सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम अभी आएगा, सोडियम इथेनोएट का नाम अभी आगे आएगा। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है और कई बार इसका नाम पूछा है कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम बताइए। तो अगर अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो पहला रिएक्शन तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इथेनॉल का ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। क्लियर? चलिए अब देखो इसको याद कैसे करें। ये सोडियम इस H को हटा देता है। अब आपने पढ़ा है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कि सोडियम? सोडियम। तो सोडियम आएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा तो ऑक्सीजन के साथ खुद बैठ जाएगा। तो बन गया क्या? CH3CH2ONA सोडियम इथॉक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन अलग हुआ था यहां से, वो किस रूप में बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। हो गया? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया रिएक्शन है, याद हो गया आपको। दूसरा जो रिएक्शन है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इथेनॉल को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन, ये टेम्परेचर भी याद रखना है क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया और आपको टेम्परेचर दे दिया तो हिंट के रूप में आप इसको याद रख सकते हो कि किसी भी अल्कोहल को, जरूरी नहीं इथेनॉल हो, कोई भी अल्कोहल को अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में गर्म करोगे 443 केल्विन पर, तो उस अल्कोहल में से पानी बाहर आ जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो यहां हमने क्या यूज किया? इथेनॉल। तो इथेनॉल से फिर क्या बनेगा? इथीन बनेगा। तो यहां पानी किसने निकाला? सल्फ्यूरिक एसिड ने। किसमें से? इथेनॉल में से। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां क्या कहा जाएगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहा जाएगा? H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बात समझ में आ गई? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो एक जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था आपने, एल्कलाइन KMnO4, अब यहां आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ रहे हैं। तो इथेनॉल से इथीन बनाया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्बन कंपाउंड X which is commonly used in alcoholic drink on reaction with hot concentrated H2SO4 gives an unsaturated carbon compound Y। तो कार्बन कंपाउंड X का नाम बताइए, Y का नाम बताइए, और यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है उसका नाम बताइए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4, है कि नहीं? तो ये 2 रिएक्शन आपको इथेनॉल में याद रखना है। फिर अब आ जाते हैं इथेनोइक एसिड में। अब इथेनोइक एसिड में 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब आइए देख लेते हैं। पहला है कि जब इथेनोइक एसिड का, ये आपका इथेनोइक एसिड है, कहां सर? ये देखो CH3COH। पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है आपका CH3COOH, और इसे हम क्या भी कह सकते हैं? इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। क्लियर? अब इथेनोइक एसिड का जब किसी इथेनॉल के साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? ईस्टर बनता है। अब ईस्टर की पहचान, जहां भी COO, बाकी आगे कार्बन की चेन, पीछे कार्बन की चेन, ये दिख जाए, समझ जाना ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईस्टर है। COOH की पहचान है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन COO इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन, ये ईस्टर है। तो इथेनॉल का इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ईस्टर बनता है, और ईस्टर की स्मेल बहुत ही प्यारी होती है। जितने परफ्यूम डिओ होते हैं ना, वो ईस्टर का यूज करके ही बनाया जाता है। मतलब परफ्यूम में कौन सा केमिकल यूज हो रहा है? ईस्टर यूज हो रहा है। इत्र ईस्टरी है ना, जितने अच्छी महक है वो ईस्टर के वजह से। तो इस प्रोसेस में क्योंकि ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एस्टरिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर? अब इस ईस्टर का अगर हम NOH के साथ रिएक्शन करा दें
तो ये देखो ये ईस्टर है CH3COO C2H5, यही ईस्टर यहाँ है। अब जब हमने इसका NOH के साथ रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट में क्या मिला, प्रोडक्ट में मिला इथेनॉल, और ये क्या है CH3COO सोडियम इथेनोएट या कह लो सोडियम एसीटेट। तो आप क्या देख रहे हो, अगर ऊपर वाले रिएक्शन को इस रिएक्शन से कंपेयर करो तो यहां रिएक्टेंट में इथेनॉल था, प्रोडक्ट में ईस्टर था, और नीचे वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट में ईस्टर है, प्रोडक्ट में इथेनॉल है। तो ये नीचे वाला रिएक्शन ऊपर वाले रिएक्शन का अपोजिट है। हाँ अपोजिट है। तो ऊपर वाला रिएक्शन क्या था, एस्टरिफिकेशन, और इस नीचे वाले रिएक्शन को क्या कहेंगे, क्योंकि ये सोडियम का सॉल्ट बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये साबुन हुआ, तो साबुन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसे सैपोनिफिकेशन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन आपस में रिवर्स या अपोजिट रिएक्शन है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ रिएक्टेंट में है वो यहाँ प्रोडक्ट में है, और जो यहाँ प्रोडक्ट में था वो यहाँ रिएक्टेंट में है। क्लियर? तो ये हो गया साबुन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो ऊपर वाला रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, नीचे वाला रिएक्शन सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, ईस्टर का जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, इथेनॉल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, साबुन। तो इसीलिए इस रिएक्शन को कह रहे हैं सैपोनिफिकेशन। क्लियर? अब जो रिएक्शन आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जब इथेनोइक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। अब यहां देखो रटने वाली चीज नहीं है, इथेनोइक एसिड एसिड है, NOH बेस है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो ये जो Na है वो यहाँ H को हटाकर बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COONA, यानी सोडियम एसीटेट कह लो या सोडियम इथेनोएट कह लो, और सॉल्ट के अलावा क्या बनता है, पानी बनता है। तो एक तरीके का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो है कि नहीं, बिल्कुल। और फिर आपको लास्ट में एक रिएक्शन याद रखना है कि इथेनोइक एसिड का किसी सोडियम कार्बोनेट का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, कि किसी एसिड का किसी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहां हमने एसिड के फॉर्म में क्या ले लिया, इथेनोइक एसिड, और मेटल का कार्बोनेट कौन सा लिया, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो प्रोडक्ट में क्या बना, सोडियम एसीटेट जो सॉल्ट है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये रिएक्शन आपको याद रखने हैं। एस्टरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए जो हमने इस चैप्टर में हमने कवर किया, जिससे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो एक बार में आपको कार्बन कंपाउंड चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर हो जाएंगे, और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो भी मैंने बता दिया। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह राघवेंद्र सर के साथ साइंस पढ़ते रहिए, और बोर्ड एग्जाम में हम मिलकर टॉप करेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, एंड कीप सब्सक्राइबिंग and liking the ADDA 24/7 class 9 and 10 YouTube channel. Thank you.